राधे राधे। कैसे हो आप सब? निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद, है ना। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। आप भी मतलब अपने जो प्रियजन हैं सब आगे उनकी शादियों में व्यस्त होंगे और निश्चित रूप से हमारे भी एक फ्रेंड की शादी है, तो हम भी जल्दी उसमें बिजी होने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, है ना। हमारे उस दोस्त को यानी जो प्रदीप है उसको एडवांस में हमारी ओर से शादी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अपन बात करने वाले हैं मरुस्थल की अन्य स्थला कृतियों के बारे में। किस स्थला कृतियों के बारे में? मरुस्थल की जो अन्य स्थला कृतियां यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थलियां यानी आकृतियां जो अपने को देखने को मिलती है उनके बारे में अपन बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले फोन को कर देता हूं थोड़ा साइलेंट। ये लो भाई, हो गया, ओके। अब देखो, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले पाई जाने वाली एक आकृति का नाम लिखा है थली। क्या लिखा है? थली। वास्तविकता में इस थली को समझना होता क्या है। जब अपन बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं बरखान की। बरखान क्या होता है? अपन कहते हैं कि बरखान जो है एक अर्धचंद्राकार प्रकार का क्या होता है? बालू का स्तूप होता है ना। इस बरखान या अन्य बालू का स्तूपों में, बरखान या अन्य जो बालू का स्तूप होते हैं उनमें पाई जाने वाली गर्ददार संरचना, है ना, गर्दनुमा संरचना क्या कहलाती है? अपने थल्ली कहलाती है, या इसी को अपन क्या कहते हैं? टाट कहते हैं। अब सुनना, एक तो बात ये हुई कि जो बरखान है यानी बालू का स्तूप है उनमें बनने वाली गर्दनुमा जो संरचना है क्या कहलाती है? थली कहलाती है। या फिर आप साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो अन्य भाग है मरुस्थल का, जो अन्य भाग है उससे ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है? थली कहलाता है। अब ठीक इसी में देखना, दूसरे वाले का आकृति में एक लिखा है तली, है ना। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश जो है ना, मरुस्थलीय प्रदेश में आसपास क्षेत्र की तुलना में, जैसे मान लो ये वाला जो क्षेत्र है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और जो निचला भाग है तो ये क्या कहलाता है? तल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? तल्ली कहलाता है। अब होता यूं है कि जब वर्षा होती है तो इस भाग में क्या होता है? पानी भर जाएगा और पानी भरने के कारण अपन देखेंगे कि दलदली भूमि का निर्माण करेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पोख रन, जैसे आपने नाम सुना होगा थोब रन, जैसे आपने नाम सुना होगा बाप रन। तो रन मतलब क्या है? तो रन मतलब सीधा या साधा आप समझने की कोशिश करें तो रन मतलब है अनुपजाऊ या लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। जैसे पोकरन, थोबरन और बापरन। थली क्या है? तो थली मतलब आप कह सकते हो मरुस्थल का जो भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? थली कहलाता है। निचला भाग क्या कहलाता है? तली कहलाता है। इसमें जब पानी भर जाता है तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? रन या टाट कह सकते हैं। बात समझ में आई मेरी? यानी एक तो मरुस्थल का ऊपर वाला भाग है, एक मरुस्थल का नीचे वाला भाग है। ऊपर वाले भाग को अपन थली कह देते हैं, नीचे वाले भाग को अपन तल्ली कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और शब्द बताया, थली को अपन ढाट कह सकते हैं। यहाँ पर अपन तल्ली जो है, तल्ली को अपन क्या कह सकते हैं? रन या टाट कह सकते हैं। ये मरुस्थल में पाई जाने वाली कुछ अन्य आकृतियां हैं, है ना। जैसे और देखें, एक लिखा है बालसन। क्या लिखा है? बालसन। अब इस बालसन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है ना, जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ जल बेसिन,
ये अपना मरुस्थल वाला भाग मान लेते हैं पूरा का पूरा। एक अपन ये लो भाई मरुस्थल बना दिया, ये जो आपको इस बाउंड्री के अंदर दिखाई दे रहा मान लो मरुस्थल है, और इस मरुस्थल के अंदर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ मध्य में आपको जो जल बेसिन वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण रूप से क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है बालसन। क्या कहलाता है, बालसन। बालसन में आप देखेंगे कि यहां से यहां से यहां से एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया इन पहाड़ों में एक मंद ढाल वाला भाग, कैसा भाग, मंद ढाल वाला भाग। ढाल वहां पर क्या है, मंद है। कैसी है, ढाल वहां पर मंद है। इन पहाड़ियों के मध्य ढाल जहां मंद है, उस मंद वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, उस मंद वाले भाग को अपन कहते हैं पेंडीमेंट। क्या कहते हैं, पेंडीमेंट कहते हैं। मैंने क्या क्या बताने का प्रयास किया है, मैंने कहा सबसे पहले बालसन, क्या बताने का प्रयास किया, बालसन। तो बालसन क्या है कि भैया जो पहाड़ है ना, मरुस्थल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ जल बेसिन क्या कहलाएगा, बालसन कहलाता है। फिर मैंने कहा इन पहाड़ियों की जो मंद ढाल वाला भाग है, इन पहाड़ियों का कैसा मंद ढाल वाला जो भाग है, उसे अपन ने क्या नाम दिया, उसे अपन ने नाम दिया है अपने पेंडीमेंट। फिर इन मंद ढाल के बाद में आप देखोगे जैसे ही कोई ढाल होगी, ढाल वाले से पत्थर कंकड़ वगैरह नीचे जाएंगे, तो जैसे ही पत्थर है कंकड़ है नीचे जाने पर आप देखेंगे एक अलग भूमि का निर्माण होगा, यानी आपको यहाँ पर कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। इस कंकड़ पत्थर वाले भाग को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा बालसन, बालसन के बाद में मैंने कहा पेंडीमेंट, मतलब वो क्या होता है, पेंडीमेंट मतलब पहाड़ी जो होती है, पहाड़ियों की जो मंद ढाल वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, पेंडीमेंट कहलाता है। पेंडीमेंट के जस्ट अगला भाग कौन सा कहलाता है, बजादा कहलाता है। और इस बजादा में होता क्या है, इस बजादा में आप नोटिस करेंगे कि ऊपर तो क्या आ जाता है, कंकड़ पत्थर, ऊपर तो क्या आ जाता है, कंकड़ कंकड़ पत्थर। तो कंकड़ पत्थर ऊपर आने के कारण अपन इस वाले भाग में देखेंगे कि इसकी सतह पर क्या है, अपने को जल नहीं देखने को मिलता है। इसकी सतह पर अपने को जल नहीं देखने को मिलता है। जो जल होता है सतह के नीचे होता है, जो जल होता है अपना कहाँ होता है, सतह के नीचे देखने को मिलता है। एक इसकी खास बात है। दूसरी इसकी खास बात अपने को पूछ ले, बजादा कहाँ देखने को मिलता है, तो अपन कहेंगे पेंडीमेंट के तो अगला भाग, और ये अपने को जस्ट इससे आगे क्या देखने को मिलेगा, प्लाया देखने को मिलेगा। तो प्लाया और पेंडीमेंट की जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो अपने बजादा कहलाता है। यानी ये जो बजादा है, ये बजादा, ये अपने को कैसे देखने को मिलेगा, इस बजादा के एक और तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, पेंडीमेंट, और एक अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्लाया। तो प्लाया और पेंडीमेंट के मध्य का भाग क्या कहलाता है, बजादा कहलाता है। और इसके अलावा इसकी एक खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है, इसकी सतह पर अपने को क्या नहीं देखने को मिलता है, इसकी सतह पर अपने को जल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जल कंकड़ पत्थर का यहाँ जमा होता है, तो जल जो नीचे से अपने निकल जाता है। अब यहाँ से आगे देखना है ना, यहाँ से आगे देखना, यहां से सबसे पहले अपन ने देखा बालसन। बालसन में हमने कहा पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ जल बेसिन क्या कहलाता है, बालसन। बालसन के बाद में मैंने कहा पेंडीमेंट। तो पेंडीमेंट क्या होता है, तो मंद ढाल वाला भाग है। फिर उसके बाद मैंने कहा बजादा। तो बजादा में हमने कहा कि भैया ये जो है कंकड़ पत्थर वाला भाग है, सतह जो जल है सतह के नीचे रहता है, और ये अपने प्लाया और इसके मध्य का भाग है, पेंडीमेंट के मध्य का भाग है। अगली बात आ जाती है अपने किसकी, प्लाया की। इस प्लाया के बारे में समझ लेते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम आपने सुना होगा, प्लाया, है ना। ये प्लाया क्या होता है, तो याद रखना जब भी आपसे प्लाया के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हो, ये जो बालसन है ना, बालसन, इस बालसन का मध्य भाग, किसका भाग, बालसन का मध्य भाग, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, बालसन का मध्य भाग,
है ना, ये जो है बालसन, बालसन का मध्य भाग पलाया कहलाता है। क्या कहलाता है? बालसन का मध्य भाग क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है। अब एक चीज नोटिस करना, जब वर्षा होगी तो वर्षा होने पर आप नोटिस करेंगे कि पानी यहां से आएगा, है ना, तो पानी आएगा तो पहाड़ियों के मध्य से धीरे 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 करके यह मध्य वाले भाग में एकत्रित होगा। इस मध्य वाले भाग में एकत्रित होने से यहाँ पर एक झील का निर्माण होगा और इस झील को अपन क्या कहते हैं? पलाया झील। क्या कहते हैं? पलाया झील। कैसी झील है? पलाया झील। लेकिन ये वाली जो झील है ये आप देखेंगे कि लवणीय झील है। कैसी झील है? लवणीय झील है। अब इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि इस वाले भाग में एक आप नाम सुनते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का, है ना, पालीवाल ब्राह्मण, है ना। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यह सबसे पहले खेती की गई और उसे अपन कहते हैं खड़ीन। क्या कहते हैं? और ये जो खड़ीन सबसे पहले अपने को देखने को मिलती है, सर्वाधिक अपने को कहाँ देखने को मिलती है? ये भी अपन कहते हैं कि अपने को कहाँ देखने को मिलती है? जैसलमेर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? जैसलमेर में देखने को मिलती है। और सर्वाधिक पलाया जो झीलें हैं वो भी अपने को कहाँ देखने को मिलती है? वो भी अपने को जैसलमेर वाले भाग में देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन 2-4 दिन पहले आरएस के एग्जाम में भी आया था कि खड़ीन कृषि के लिए कौन सा बेल्ट जाना जाता है, कौन सा भाग जाना जाता है? तो अपना जैसलमेर वाला भाग जाना जाता है। तो अब आपको पता चला होगा कि इस बार तो अपने को खड़ीन पूछा है जो किसका भाग था? पलाया का भाग था। तो आगे चलकर अपने को किसका पूछा जा सकता है? पेंडिमेंट भी पूछा जा सकता है, बजादा भी पूछा जा सकता है, है ना। आगे चलकर अपने को पलाया, है ना, बजादा, पेंडिमेंट और बालसन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके लिए अपने को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आज अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले आज अपन ने देखा कि भैया एक तो होती है थली जो मरुस्थल का ऊपर वाला भाग है, एक होती है तली जो मरुस्थल का नीचे वाला भाग है। इसमें जलवल भर जाने से क्या बनता है? रन या टाट बनता है, जैसे अपने का पोखरण, थोपरन और बापरन। फिर उसके बाद में मैंने कहा एक होता है बालसन, बालसन मतलब होता है पहाड़ों के मध्य गिरा हुआ जल बेसिन। फिर उसके बाद में मैंने कहा पेंडिमेंट, पेंडिमेंट क्या होता है? तो ये पेंडिमेंट मैंने कहा कि मंद ढाल वाला भाग पेंडिमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद में मैंने कहा बजादा, तो बजादा मैंने कहा कि कंकड़ पत्थर वाला भाग ये सतह जल के नीचे देखने को मिलता है। पेंडिमेंट और पलाया झील के मध्य का भाग है। फिर उसके बाद में पलाया, तो ये बालसन के मध्य का भाग होता है। इसमें पानी भर जाने से यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है जिसे पलाया झील कहते हैं। और हम कहते हैं कि इस झील में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले कृषि की गई, उसे अपन खड़ीन कृषि कहते हैं। और खड़ीन कृषि में बाद में अपन ने देखा कि सर्वाधिक ये कहाँ होती है? तो जैसलमेर होती है। और फिर उसके बाद में पलाया झील भी अपने को सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो जैसलमेर में देखने को मिलती है। अब तक की जानकारी से ये अपन ने यहाँ तक देखा। अब आगे कुछ और इस्तेलाह करती है जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ और बता देता हूँ, है ना। जरा देखना, इस बाप बोल्डर क्ले के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि बाप बोल्डर क्ले मैंने चट्टानी अध्ययन के दौरान आपको बताया था, है ना। अब फिर भी बता देता हूँ कि बाप बोल्डर क्या है। तो ये बाप बोल्डर क्ले की अगर अपने को स्थिति पूछी जाए, है ना, तो अपन लिखेंगे बाप कहाँ देखने को मिलेगा? अब ये पड़ोदी में देखने को मिलेगा। पड़ोदी अपना जिला है और जिले में अपना आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां से अपने को प्राप्त क्या होता है? तो यहां से अपने को हिमानियों द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर, यानी इस लाइन का जो शाब्दिक अर्थ है या थोड़ा अर्थ अपन समझने की कोशिश करें तो अपन कह सकते हैं इस पर अपने को ग्लेशियर के निशान मिलता है। तो ये अपने को कहां से देखने को मिलता है? बाप फलोदी से देखने को मिलता है। और अपने को इसमें क्या पूछा जाता है? अपने को केवल इसमें से यही पूछा जाता है भाई ये कौन से काल की है? तो अपन कह देते हैं परमो कार्बो
फेरस। परमोकार्बनी फेरस काल के, कहाँ के है? परमोकार्बनी फेरस काल के। अब वापस से देखना, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं बाप बोल्डर क्ले की। इस बाप बोल्डर क्ले में हमने कहा कि हिमानियों के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर है जो अपने को बाप फलोदी में देखने को मिलते हैं। और ये कौन से काल के हैं? परमोकार्बोनिफेरस काल के हैं। इसका मतलब सीधा और साधा है, जब अपन चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो चट्टानों के अध्ययन से अपने को ये पता चलता है कि ये क्षेत्र भी कभी हिमयुग से प्रभावित रहा होगा। ठीक है, चलो ये बाप बोल्डर क्ले के बारे में आपके लिए यहीं से 3 पॉइंट बनते हैं कि पहली तो इसकी स्थिति पूछी जा सकती है, फिर अपने को यहाँ से मिलता क्या है तो अपन कहते हैं हिमानियों द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर, और तीसरा इसका कालक्रम पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कौन सा काल है? परमोकार्बोनिफेरस काल। चलो आगे आ जाओ। एक अपने को क्या देखने को मिलता है? नकलिस्तान। सही सुन रहे हो, नकलिस्तान नहीं कि पाकिस्तान, है ना। क्या नाम है इसका? नकलिस्तान। अब सबसे पहले नकलिस्तान है क्या तो उसे समझ लेते हैं। तो अपन कहते हैं ये अपना मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपना मरुस्थल हो गए। और इस मरुस्थल में अपने को मान लो इस भाग में क्या देखने को मिल जाए? इस भाग में अपने को ये देखने को मिल गया जल बेसिन। जल बेसिन का मतलब ये मरुस्थली के किसी भाग में अपने को क्या देखने को मिल गया? जल देखने को मिल गया। और इस जल वाले भाग के चारों तरफ क्या देखने को मिल जाए? हरियाली देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए? हरियाली देखने को मिल जाए। तो उस वाली संरचना को अपन क्या बोलेंगे? उस वाली संरचना को अपन बोलेंगे, आकृति को क्या बोलेंगे? नकलिस्तान बोलेंगे। यानी मरुस्थल का वह क्षेत्र जहां जल बेसिन पाया जाता है और उस जल बेसिन के चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिले तो उसे अपन क्या कहते हैं? नकलिस्तान कहते हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर दोगे तो इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा, और वो उदाहरण कौन सा आ जाएगा? लाठी सीरीज। कैसे सीरीज? लाठी सीरीज। क्यों लाठी सीरीज? क्योंकि अपन कहते हैं लाठी सीरीज मरुस्थल है यानी पानी है, और उस लाठी सीरीज के चारों ओर हरियाली की जगह अपने को क्या देखने को मिलती है? सेवण घास। इसका मतलब डायरेक्टली वो क्या है? एक हरियाली का उदाहरण। यानी वो भी किसका उदाहरण देखने को मिलती है? नकलिस्तान का उदाहरण क्या होगी? अपनी लाठी सीरीज। एक और बात आप याद रख सकते हो कि इसी नकलिस्तान को अपन किस नाम से जानते हैं? ओएसिस। किस नाम से जानते हैं? ओएसिस। किस नाम से जानते हो? ओएसिस। यानी आप या तो आपको नकलिस्तान लिखा मिल सकता है या ओएसिस लिखा मिल सकता है। तो इसका मतलब यही होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल बेसिन के चारों तरफ जो हरियाली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नकलिस्तान कहते हैं। और इसका उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हो? लाठी सीरीज। क्या लिख सकते हो? लाठी सीरीज। अब एक और पॉइंट बचा है। अब एक और पॉइंट बचा है। कौन सा पॉइंट बचा है? अब एक और जो पॉइंट बचा है उसका नाम है मरुस्थली मार्च। मरुस्थली मार्च का मतलब क्या है कि ये अपना मान लेते हैं मरुस्थल है। ये अपना क्या है? मरुस्थल है। अब मरुस्थल से पहले एक थोड़ी और चीज बना देता हूं। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं अपना मरुस्थल है। ये लो भाई मरुस्थल, ठीक है। और इस मरुस्थल में आप देखोगे, है ना, ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना, ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल मार्च कहलाता है। और इसकी जो दिशा है, इसकी जो राजस्थान में दिशा है वो अपने को देखने को मिलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। कैसे देखने को मिलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अपने को देखने को मिलती है। अब इस मरुस्थलीय मार्च के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अपने को देखने को मिलता है एक बालू का स्तूप, वो कौन सा है? वो अपने को देखने को मिलता है, उसका नाम है बरखान। क्या नाम है? बरखान बालू का स्तूप जो है मरुस्थलीकरण के लिए क्या करते हैं? लाभदायक है नहीं? तो ये मरुस्थल को बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा यूजफुल है कौन सा है? बरखान है।
इनकी दिशा अपने को कैसे देखने को मिलती है, मरुस्थली मार्च की जो राजस्थान में दिशा देखने को मिलती है कैसे देखने को मिलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। फिर उसके बाद में मरुस्थली मार्च का मतलब क्या है, तो मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थली मार्च। यानी यहाँ से अपने को कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मरुस्थली मार्च है क्या, तो मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि भैया इसकी दिशा किस तरफ है, जो किस ओर ये आगे बढ़ रहा है, तो अपन कहेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इसके लिए कौन सा बालू का स्तूप जो है इसके लिए सहायता देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बरखान प्रकार का बालू का स्तूप। चलो एक और पॉइंट बचता है, फिर उसके बाद में ये चैप्टर, जो इस चैप्टर का एक भाग है भौतिक प्रदेश का, कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो समाप्त हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं थार का मरुस्थल, है ना। इस थार का मरुस्थल का विस्तार अपने को 2 देश के मध्य देखने को मिलता है। एक तो अपना भारत, भारत में तो किस नाम से जानते हैं आपको पता ही है। अब दूसरा एक देखना पाकिस्तान, दूसरा अपने को किस देश में देखने को मिलता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्या कहता है ये अपने को जानने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, फिर भी इसका नाम है चोलिस्तान। सुनो, अब मैंने कहा कि भारत में ये कहा, एक इसका विस्तार भारत में भी देखने को मिलता है और इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। भारत में अपन कहते हैं कि कौन कौन से राज्यों में, तो सबसे पहले अपन कह लेंगे गुजरात में, फिर उसके बाद में ये राजस्थान में, फिर उसके बाद में अपन एक और बात कह देंगे कि भैया ये कहां पर, हरियाणा में, और फिर उसके बाद में ये कहां देखने को मिलेगा, पंजाब। तो इसका विस्तार राजस्थान भारत में कहां कहां देखने को मिलेगा, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जो विस्तार है, लगभग जो सर्वाधिक 62% से भी अधिक, है ना, जो इसका विस्तार है अपने को कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1,75,000 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 1,75,000 किलोमीटर। उसमें से अपना जो शुष्क राजस्थान है, उसमें से अपना जो शुष्क राजस्थान है, कैसा राजस्थान है, शुष्क राजस्थान है, इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है 1,00,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और अर्ध शुष्क में अपने को कितना देखने को मिलता है ना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अपने को कितना देखने को मिलता है, 75,000 किलोमीटर। बात याद रह जाएगी, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं थार का मरुस्थल की। ये इसका विस्तार अपने को भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, लगभग 2 लाख से भी अधिक, 2,33,000 के समथिंग में अपने को कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के अपने को 4 राज्य, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर अपना हरियाणा, फिर उसके बाद अपने को पंजाब में देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा विस्तार अपने को राजस्थान में देखने को मिलता है, लगभग 62% से भी अधिक है। और फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भैया जो अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1,75,000 किलोमीटर के आसपास अपने को देखने को मिलता है, जिसमें से शुष्क राजस्थान में अपने को लाख देखने को मिलता है, वहीं अर्ध शुष्क में 75,000 के आसपास देखने को मिलता है। अब ये जो मरुस्थलीकरण है, इस मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए भी कुछ संस्थाएं कार्य कर रही है। जैसे आपको पता हो कि सरकार जो है प्रति वर्ष क्या बना रही है, सरकार प्रति वर्ष, आपने नोटिस किया होगा, मरुस्थलीकरण दिवस मनाती है। 17 जून को इस बार भी मनाया गया था। पहली बार जो मनाया गया था 1995 बनाया गया था। क्या बनाया गया था, है ना, ये मनाया गया था मरुस्थलीकरण दिवस। इस समय ये जागृत किया जाता है कि भैया मरुस्थलीकरण को, है ना, रोके। तो इसे रोकने के लिए अपन देखते हैं कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, है ना। तो इस वर्ष भी जो मरुस्थलीकरण दिवस मनाया गया था उसके लिए एक थीम का आयोजन किया गया, एक थीम रखी गई थी। उसकी थीम रखी गई थी हमारी विरासत हमारा भविष्य, हमारी विरासत हमारा भविष्य, भूमि के लिए एकजुटता। फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि भैया एक और संस्था है जो इसके लिए कार्य करती है, और उस संस्था का नाम है काजरी। क्या नाम है उसका, काजरी। वो भी अपने पेड़ पौधे लगाकर इस मरुस्थलीकरण को क्या करती है, रोकती है। इसी के साथ में जो ये अपना जो चैप्टर है, कौन सा, भौतिक प्रदेश, इस भौतिक प्रदेश का एक भाग कंप्लीट होता है और उसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मैंने अपनी ओर से बहुत कुछ कराने का प्रयास किया है, आप भी अपनी ओर से देखें और निरंतर आप अपने जो प्यार है हम पर बनाए रखें। तब तक के लिए